Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the dynamics of uniform circular motion. इससे पहले जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स सारा पढ़ा था. तो नाउ वी विल डिस्कस द डायनामिक्स ऑफ दैट. देखो बेटा, पहले मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये वो मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की जब वो ट्रेवल करता है कांस्टेंट स्पीड पे अलोंग ए सर्कुलर पाथ. तो उसको सिंपली हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन इट इज दैट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling at a constant uniform speed along a circular path usually represent as the uniform circular motion. You already know that. तो उसके बाद एक्चुअली अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रेवल करता है तो ऑलरेडी आपको ये चीज़ बोला गया है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इन अ सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इन दिस बट द ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में चलेगा तो सर्कल में उसके पास एक कांस्टेंट स्पीड हो सकती है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती है. दैट्स वाई हम यहाँ पे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड होती है ऑब्जेक्ट के पास, नॉट वेलोसिटी. वाई? बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको पता है जो डायरेक्शन होती है इस ऑब्जेक्ट की जब वो सर्कल में ट्रेवल करता है तो वो चेंज होती है. तो देयरफॉर जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी विल नॉट रिमेन द कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए उसकी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए. लेकिन जब हर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इसमें कांस्टेंट नहीं रहती है. लेकिन आपको एक और चीज़ भी बताया गया कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो देयरफॉर एक्चुअली उस पर एक फोर्स एक्ट होता है जो उसको इस सर्कल में मूव करवाता है. तो उस फोर्स को आपने यूजुअली कल पढ़ा भी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. इन सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल. And this force, the direction of the force is along the radius toward the center of the circle. कल आपने पढ़ा भी, यानी ये वो फोर्स है जो ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में मूव करने के लिए. जैसे मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो वो सर्कुलर मोशन दिखाता है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वहाँ पे दिखाता है जो एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे जनरेट करता है. तो उसकी वजह से वो सर्कल में मूव करता है. इसी तरह अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, तब अर्थ इस सन के इर्द गिर्द घूमता है. तो जो जहां कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो आप देखोगे इट विल बी अलोंग द रेडियस, वो रेडियस की जानिब होता है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसीलिए इनफैक्ट अगर हम कहेंगे कि जब एक बॉडी मूव करता है सर्कल में उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है किसी भी इंस्टेंट पे, वो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट इंस्टेंट. अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना चाहते हो डायरेक्शन कहाँ क्या है ऑब्जेक्ट की, तो देयरफॉर इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट डालना है. तो देयरफॉर दिस टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस इंस्टेंट. ठीक है ना. तो हम अगर आप देखेंगे विल फाइंड दैट जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली. देखो डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे आप देखो बेटा इस तरह है, इस पॉइंट पे आप देखो डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे देखो डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे देखो डायरेक्शन. तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू विल फाइंड द डायरेक्शन इज डिफरेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. खुद तो एक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज थोड़ी ना कर सकता है. ठीक है ना. तो आपने फर्स्ट लॉ में वो चीज़ पढ़ा है कि एन ऑब्जेक्ट, आपने तीन चीज़ें वहाँ पे पढ़ी है. ऑब्जेक्ट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कंटेन इट्स विल कंटिन्यूअसली मूव इन दैट डायरेक्शन, प्रोवाइडेड जब तक ना उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा. जब आप ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब रेस्ट स्टेट चेंज होगी, मोशन स्टेट चेंज होगी, एंड इन जनरल वी कैन से तब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी. अदरवाइज ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाता रहता है वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तब तक जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करेंगे. तो वही मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक बॉडी खुद ही अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. ठीक है ना. तो उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पे बेटा कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज उसी फोर्स की वजह से ये डायरेक्शन एक्चुअली कंसिस्टेंटली वो चेंज कर रहा है. ठीक है ना. तो ऑन अकाउंट ऑफ कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ऑब्वियसली हैंस इट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर जब यहाँ पे आपको देखा जब डायरेक्शन चेंज हुई तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हुई. तो जब वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन को हमने कल ही बोला उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. तो ऑलरेडी हमने कल का जो पिछला जो एक्चुअली लेक्चर था उसमें हमने वो पढ़ा, उसमें हमने देखा भी जो एक्चुअली हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने देखा बेटा दैट्स E इज इक्वलेंट वी स्क्वायर बाई आर या इज इक्वलेंट आर ओमेगा स्क्वायर. ये हमने उस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें हमने डिराइव ये चीज़ किया है. तो उसमें हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके बराबर होता है. वी इसमें लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और आर ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है.
ठीक है ना। तो उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स भी, चूंकि जब एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को है वहाँ पे, तो देयरफॉर ऑब्वियसली हम वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, F = ma, जब वहाँ में हमने यूज़ किया F = ma, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज सिंपली मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसके बाद F = a को अपना वैल्यू दो, इट विल बिकम mv²/r, या अगर आप r ओमेगा दो, हमने बहुत सारी फार्मस निकाली है, r ओमेगा स्क्वायर, एक और फार्मूला t में, न्यू में, वो हम फार्मस हमने पिछले लेक्चर में निकाली है, ठीक है ना। तो स्पेशली जब से मैंने पहले ही कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट जब करता है, इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, तो इट चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एज द बॉडी मूव। जैसे जैसी बॉडी मूव करता है, चाहे एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, ये एक्चुअली क्या करता है बेटा, वहाँ पे एक्चुअली एक्ट कंटिन्यूअसली क्या करता है, चेंज करता है अपनी डायरेक्शन जैसी बॉडी मूव करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली थोड़ा सा रिवाइंड था, दैट इज डायनेमिक्स, दिस होल डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक के साथ रिलेटेड है, जो एक्चुअली हमने लास्ट टॉपिक जिसमें हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था। नाउ वन मोर थिंग विच वी विल डिस्कस हियर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक और चीज़ यहाँ पे अराइज होगा, उसको हम कहते हैं सिंपली, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। देखो नेचर की टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी को, नेचुरल टेंडेंसी जो एक बॉडी को होती है, वो हमेशा यही काम करना चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये सिमेट्री है, नेचुरल उसकी अपनी चाहत होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली एक्ट होता है, तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट किस पाथ में मूव करता है, फिर सर्कुलर पाथ में। एक ऑब्जेक्ट जब कोशिश करता है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चला जाए, लेकिन अगर उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, वो उसको किस पाथ में मूव करवाएगा, वो उसको तो सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। लेकिन जैसे वो मूव करता है एक्चुअली अलोंग सर्कल, जो बॉडी है उसके पास एक कांस्टेंट टेंडेंसी रहती है अपनी ये नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ रिगेन करने की। यानी कि हर वक्त ये बॉडी चाहती है कि नहीं, मैं ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपना ही पाथ, जो मेरा स्ट्रेट लाइन पाथ है, उसको रिगेन करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि वाइल मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कल, द बॉडी हैज ए कांस्टेंट टेंडेंसी, उसके पास एक कांस्टेंट टेंडेंसी होती है, चाहत होती है टू रिगेन इट इज नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। वो ये चाहती कि नहीं, मुझे अपनी वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें मैं जा रही थी, मैं वही अटेन करूं। तो जब उसके पास कंसिस्टेंटली ये चाहत रहती है कि ये सर्कुलर पाथ छोड़ के मैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ ओबे करूं। तो दिस टेंडेंसी गिव्स राइज टू ए फोर्स कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वही टेंडेंसी एक्चुअली, उस टेंडेंसी की वजह से एक फोर्स वहां पे एक्चुअली जनरेट होता है, एक फोर्स वहां पे अराइज होता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो therefore what is centrifugal force? तो centrifugal force is a force that arises when a body is moving actually a circular path। ये वो फोर्स है जो अराइज होता है जब एक्चुअली एक बॉडी किस पाथ में मूव कर रही होती है, एक सर्कुलर पाथ में, बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। तो देयरफॉर एक्चुअली हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो अराइज होता है जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है। तो किसकी वजह से, एक टेंडेंसी की वजह से, जिसकी एक टेंडेंसी उसमें जनरेट होती है, उस टेंडेंसी ये बॉडी ये चाहती है कि मैं स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करूं। तो इस टेंडेंसी की वजह से वहां पे जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, अ फोर्स दैट टेंड्स टू मूव द बॉडीज और पार्टिकल्स ऑफ रोटेटिंग फ्रेम अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि जब एक्चुअली ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो एक्चुअली ऑब्वियसली वो तो रोटेट करता है किसी एक्सिस के इर्द गिर्द। तो वो एक फोर्स जो एक्चुअली टेंड करता है, कोशिश करता है एक बॉडी को या एक पार्टिकल को इस रोटेशनल एक्सिस से दूर लेके चला जाए, तो उसको भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा, इट इज ए फोर्स दैट arises when a body is moving actually along a circular path by virtue of tendency of the body to regain its natural straight line path। यानी वो फोर्स जो एक्चुअली अराइज होता है
एक सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट टेंड करता है कि वो कोशिश करता है कि वो किस पाथ में मूव करे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, तो उसकी वजह से जो फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या वो फोर्स है जो एक्चुअली कोशिश करता है कोशिश की वो एक बॉडी को या पार्टिकल को मूव करे अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसको दूर लेके चला जाए, वो आगे आ रहा है, वो किस तरह का हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रिगार्ड कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर दैट इट इज अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज द रिएक्शन ऑफ, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एक्चुअली रिएक्शन है किसका, इट्स अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम ले सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड होगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स का वो वही होगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा। हमको पता है मैग्नीट्यूड क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv², तो देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी mv²/r है, इसका मैग्नीट्यूड भी यही है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सम है बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है, रिएक्शन एक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है और रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो जितना मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो देयरफॉर ये भी mv²/r है, वो भी mv²/r है, तो वो सेम है। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन जो डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है वो अपोजिट है टू दैट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो देयरफॉर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपोजिट है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है ना। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। व्हाई, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेंटर, ये एक्ट अलोंग द रेडियस, यहां से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स सीपी, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द रेडियस, इट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो इस तरह होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट अलोंग द रेडियस से ही एक्ट करेगा, इसी अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन सेंटर से दूर। तो उसी को कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। नोट ये भी याद रखो, जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि बीइंग फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दे एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। यानी जो एक्चुअली आपने थर्ड लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, ये जब भी एक्ट करेंगे ये ऑन दो बॉडीज पे एक्ट करेंगे, ऑन टू डिफरेंट, दे ऑलवेज बीइंग फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दे एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब हम एक पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर को टाई करेंगे एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ, जिसको हम रोटेट करते हैं इन अ सर्कल, यानी हाथ से घुमाते हैं ऐसे, जैसे एक रस्सी ली, रस्सी को फॉर एग्जांपल हमने टाई किया, एक पत्थर लगाया नीचे से, रस्सी ली, फिर उसको घुमाते हैं, तो देयर ऊपर जो पत्थर है ना वो सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जब अप्लाई होगा स्टोन पे अपने हमारे हाथ की तरफ से, वो उसमें होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर इन टर्न। लेकिन जो इन है हमारे हैंड पे क्या होगा, हमारा हैंड जो है ना ये पुल होता है आउटवर्ड्स, किसकी वजह से, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे में कहूंगा, अगर हम ऐसे स्टोन को घुमा रहे हैं, ये हमारे पास एक स्टोन है जो इस पाथ में घूमता है, तो देयरफॉर एक्चुअली इसके बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, F1 इस डायरेक्शन में होगा। तो एक्चुअली अगर बीच में हम हैंड लेके जैसे घुमाते हैं तो हैंड पे एक्चुअली फोर्स F2 एक्ट होगा, विच इज नो डाउट अलोंग द रेडियस बट अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली हाथ को थोड़ा बाहर घुमाता है, ठीक है ना। टेंडेंसी, दिस इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द स्टोन टू रिगेन इट्स नेचुरल पाथ। क्योंकि स्टोन क्या कोशिश करता है कि मुझे नेचुरल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ मैं फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन हम कंसिस्टेंटली इसको एक्सटर्नल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, तो इंटरनल तभी वो वापस फोर्स लगाता है हम पे, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो देयरफॉर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कुछ नव हम क्वाइट सिंपल है, इसकी एप्लीकेशन आप इस तरह भी ले सकते, एक एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये ले सकते हो, कॉमन एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सेपरेशन ऑफ हैवी एंड लाइट लिक्विड्स, ठीक है ना। जब हमारे पास कुछ हैवी लिक्विड्स और लाइट मिक्स होते हैं लाइट लिक्विड्स से, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सच एज मैं आपको कहूँगा, आपने वो मिल्क एंड क्रीम सेपरेटर आपने देखा हो, जैसे आप जहाँ पे देखें वो आइसक्रीम्स बाकी बनाते हैं ना, वो मिल्क शेक्स बाकी चीज़, वहाँ पे आप देखो मिल्क और क्रीम को हम क्रीम सेपरेटर में अलग कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम तो लाइटर होता है मिल्क से,
तो उस पर कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर ज़रूरत होती है ना। जो क्रीम होता है ना ये कलेक्ट होता है सेंटर में, वेल इज मिल्क वो रिम में जमा होता है व्हेन द क्रीम सेपरेटर रोटेट्स, जब क्रीम सेपरेटर रोटेट होगा, क्योंकि ये मिक्स होते हैं। तो देयरफॉर जो दूध होता है वो थोड़ा बारी होता है इस क्रीम की वजह से। जैसे ही वो रोटेट करता है वो रिम उसका क्रीम सेपरेटर का, तो दूध को वो बाहर की जानिब खींचता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहाँ धकेलेगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस क्योंकि डायरेक्शन आउटसाइड होती है, आउटवर्ड्स होती है, तो देयरफॉर क्रीम को ज़्यादा इस मिल्क को ज़्यादा बाहर करेगा, तो क्रीम बीच में यहीं पे जमा होगी, वैसे मिल्क बाहर चला जाएगा। तो बाय दिस वे वी कैन एक्चुअली क्या कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये भी आपने याद रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस टाइप का फोर्स होता है, सीडो फोर्स होता है, जो एक्चुअली उस वक्त इट कम्स इनटू प्ले when we are having an accelerated frame of reference, rotating frame of reference। कुछ किताबें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको हम रियल रिएक्शन फोर्स नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट इज सम सॉर्ट ऑफ सीडो फोर्स, सम सॉर्ट ऑफ pseudo force, fictitious force, which usually comes into play when there is rotating frame of reference, this accelerated frame of reference, उसकी वजह से वो वहाँ पे जनरेट होता है। तो now we can actually make some differences। मैं आपको जल्दी में कुछ डिफरेंसेस भी बताऊंगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम देखेंगे वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हेन इट रोटेट्स इन अ सर्कुलर पाथ, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इन अ रोटेटिंग फ्रेम में एक्ट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम अपेरेंट या फिक्टिशियस फोर्स या सीडो फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी ऑब्वियसली, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट नीडेड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स इनटू प्ले बोथ इनर्शियल हो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों में वो एक्ट होता है, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले ओनली इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दीज वायर सर्टन एक्चुअली बेटा कुछ डिफरेंसेस थे किन के दरमियान, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान, ठीक है ना। नाउ एक्चुअली वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, क्योंकि बहुत सारी इसको 2-3 लेक्चर्स आई थिंक ये लेगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज सर्कुलर मोशन की हम एग्जांपल लेंगे या एप्लीकेशन लेंगे। से एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। थोड़ा इसको रोटेट करूं, ये भी पेज थोड़ा ओके बेटा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे पहले, चूंकि हम पढ़ेंगे इसमें व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड या कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। चूंकि सर्कुलर रोड है ना, लेवल सर्कुलर, एक कर्वर्ड रोड है, इसको हम ये भी कहते हैं राउंडिंग ए लेवल कर्वर्ड रोड पे, चूंकि वो भी सर्कुलर पाथ ही फॉलो करता है। तो देयरफॉर पहले हम एक्चुअली ये मेन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें देखो बेटा, एक्चुअली इसमें हम दिस इज मोर प्रैक्टिकल, यहाँ पे एक्चुअली मोर प्रैक्टिकल दिस पार्ट। वाई? बिकॉज आमतौर पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जब हम जब हमने करो पास करनी है, तो ऑब्वियसली आपने देखा, अगर आप चूंकि जो बहुत सारे गाड़ी भी चलाते हैं तो उस वक्त हमने स्पीड डाउन करनी पड़ती है, क्योंकि हम सेम स्पीड से गाड़ी को करो में टर्न नहीं करवा सकते, अदरवाइज जो हमारी कार होती है वो स्किड हो जाती है। तो देयरफॉर फिजिक्स मेक्स यू अंडरस्टैंड दिस की वाई व्हाट हैपन्स। तो इसी तरह वो आपको ये स्पीड भी देगा कि आप मैक्सिमम नेगोशिएशन स्पीड क्या ले सकते हो करो को पास करने के लिए। फिर वो एक कंसेप्ट वो लेके आएगा सामने, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, जिससे रोड्स को बैंक किया जाता है ताकि जो गाड़ियाँ होती है वो स्किड ना हो जाए, एक्सीडेंट्स रुक जाए। तो इट इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय दिस physics here in case of circular motion. So we will actually discuss each and everything out of that. So first we will simply understand कि when a car moves on a level circular road, एक रोड है, सर्कुलर रोड है, मगर वो लेवल है, जितनी एक साइड की उसकी लेवल है, दूसरी सेकंड जो किनारा है उसका, तो लेवल एक किनारे से दूसरे किनारे तक सेम है, उसमें कुछ अप डाउन नहीं है। तो उस पर हम देखेंगे एक्चुअली कैसे हमने टर्न करना है, किस स्पीड से हमने जाना है। तो इट विल बी यू विल बी मेक अंडरस्टूड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस। तो हम उस पर जब भी एक कार, एक व्हीकल गोज अराउंड ए सर्कुलर रोड, तो उसको कुछ जरूरत पड़ती है सम सेंट्रीपिटल फोर्स की, बिकॉज एक सर्कल में मूव करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो व्हाइल राउंडिंग दिस सर्कुलर पाथ, द व्हील्स ऑफ द व्हीकल हैव अ टेंडेंसी टू लीव द कर्व्ड पाथ एंड रिगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ। अभी मैं बोल रहा था आपको,
चूंकि वो तो सिमेट्री है, वो नेचुरल है। जो व्हील्स है गाड़ी के, वो यही चाहती है कि हम ये सर्कुलर पाथ फॉलो ना करें, हम बनस्बत अपनी जो ओरिजिनल पाथ है हमारी, जो नेचुरल पाथ है हमारा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो देयरफॉर वो यही कोशिश करते हैं, उनकी टेंडेंसी ये रहती है कि हम ये कर्व्ड पाथ छोड़ के वही स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करें, ठीक है ना। सो दैट्स वाई जब व्हेन अ कार गोज राउंड ए सर्कुलर रोड, it requires a centripetal force. Why? Because while rounding this curved path, the wheels of the vehicle have a tendency to leave the curved path and regain the straight line path, ठीक है ना। तो therefore जो force of friction होता है ना between wheels and road, the force of friction between the wheels of the car and that of the road, it opposes this tendency of the wheels. यही force of friction actually इस वक्त इसकी tendency के खिलाफ जाएगा, यानी ये इसको straight line में path में जाने नहीं देगा। तो therefore this force of friction therefore acts towards the center of circular track. ये जो force of friction है ना, ये therefore कहाँ किस direction में move कर रहा है, ये move कर रहा है towards the center of this circular track, and यही force frictional force हमें necessary centripetal force provide करेगा, ठीक है ना। तो therefore फिर से मैं कह रहा हूं कि जब भी एक व्हीकल इस कर्व्ड ट्रैक में मूव करेगा जो परफेक्टली लेवल्ड रोड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत तो है ही, क्योंकि तभी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में जाएगा। इस कार को अपनी पोजीशन में टैक्ट के लिए, अपनी पोजीशन पर रखने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो रिमेंबर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे प्रोवाइड कर रहा है, चूंकि कार के जो टायर्स हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ये सर्कुलर पाथ छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करें, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं करने देगा, इसकी टेंडेंसी के खिलाफ जा रहा है। तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर, और यही फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे देखो बेटा, मैं एक पार्ट बनाऊंगा, एक कर्व्ड पार्ट है हमारे पास, ये कर्व्ड रोड है। तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल बेटा, एक गाड़ी जा रही है यहां पे, मैं फ्रंट पोर्शन ही बनाऊंगा इसका, ये सॉरी डायग्राम कुछ ऊपर खाबड़ भी बन सकती है, बट यू डोंट नीड टू। ये फॉर एग्जाम्पल गाड़ी जा रही है, तो इस पे इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर बेटा, एक्चुअली इस गाड़ी पे फ्रिक्शनल फोर्स यही टुवर्ड्स द सेंटर, दिस फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, it opposes the tendency of the wheels. This force of friction therefore act towards the center of circular track and provides us the necessary centripetal force. अब आप मुख्तलिफ फोर्सेस अगर आप देखोगे बेटा, यूजुअली स्पेशली तीन फोर्सेस यहाँ पे कार पे एक्ट हो रहे हैं। एक तो इसका वेट जो ऑब्वियसली ऑलवेज डाउनवर्ड है, mg being mass, m being mass of the car, and due to an चूंकि जब गाड़ी इस रोड ट्रैक पे पड़ेगा तो वो कुछ डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म की वजह से वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा। सेकंड फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन, तो therefore first is the weight of the car mg acting vertically downwards, second force is the normal reaction of the road on the car which is acting vertically upwards, and number third is this frictional force which is acting along the surface of the road towards the center of the turn. ये जो टर्न है ना, टर्न के सेंटर की तरफ, यानी towards the center of the road, ठीक है ना, जो एक्सप्लेन एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी किया। तो therefore थ्री फोर्सेस, क्या मैंने लिखा है, थ्री फोर्सेस में पहले हमने लिखा वेट mg एक्टिंग vertically downwards, number second is normal reaction or of the road, जिसमें माजिद मस normal reaction of the road on the car acting vertically upwards, ठीक है ना। इस तरह नंबर थर्ड frictional force F along the surface of the road, ठीक है ना। नंबर थर्ड क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स विच यूजुअली कहाँ पे एक्ट होता है? अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द रोड, दैट्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द रोड विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। चूंकि अगर हम देखेंगे जो रिएक्शन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो देयरफॉर जो नॉर्मल रिएक्शन है इट मस्ट बी इक्वल टू द, इट मस्ट बी बैलेंसिंग द वेट। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एज देयर इज नो
acceleration in the vertical direction. तो देयरफॉर चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर की जानिब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो देयरफॉर जो नेट फोर्स इस पे एक्ट होता है, तो दैट्स एफ इज इक्वलेंट, जो नेट फोर्स इस पे जनरल फोर्स होगा, तो इट इज आर माइनस एम जी इज सिंपली इक्वलेंट एफ इंटू एम ए अब इस जीरो है, तो देयरफॉर इट इज सिंपली जीरो. क्योंकि ए है ना, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर जो नेट फोर्स होना है वो सिंपली आर नॉर्मल रिएक्शन विच इज माइनस मेट, वो फोर्स के बराबर होता. तो देयरफॉर एफ इज इक्वलेंट एम ए, एज ए इज जीरो, तो देयरफॉर एफ बिकम्स जीरो, दैट्स आर माइनस एम जी इज सिंपली इक्वलेंट जीरो, विच मीन्स आर इज इक्वलेंट एम जी, विच मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बराबर है, किसके बराबर है, इसके वेट के बराबर. नब जो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, जो ज़रूरत हमें है यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, विच इज़ अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न, तभी ऑब्जेक्ट आपके सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. तो देयरफॉर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर सर्कुलेटिंग मोशन, वो कहाँ से आपको मिलेगा, इट इज़ अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टर्न, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस रोड. एज अभी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन आपको किया, तो एक्चुअली इट इज़ द फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम बोलेंगे, दैट प्रोवाइड्स अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है ना, तो ये फ्रिक्शन एक्चुअली है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द व्हीकल कैन स्टे ऑन द रोड if the centripetal force is less than or equal to the maximum of the force. Remember this thing. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चलो ये तो हो गया यहाँ तक, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो तो वेट को बैलेंस यहाँ पे कर रहा है, लेकिन एक और फोर्स जो एस्पेक्ट होता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड द सेंटर. यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन तो देयरफॉर मेरे कहने का मतलब ये है कि अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमें प्रोवाइड किया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के. अब ये जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है जो इस वक्त सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ये गाड़ी इस ट्रैक पे स्टे करेगी, इसी पे रहेगी, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स या तो लेस कम होगा या बराबर हो, तो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कम या बराबर. फ्रिक्शन फोर्स से अगर ज्यादा होगा ना फोर्स, तो गाड़ी आपके सर्कुलर ट्रैक पे नहीं रहेगी. रिमेंबर दिस थिंग. वट वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो व्हीकल है, इट कैन स्टे ऑन द रोड इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Why? This is because of the fact that while rounding the curve, जैसे ही कर्व को पास करता है, जो व्हील्स होते हैं ना गाड़ी के, इनके पास एक टेंडेंसी रहती है टू लीव द कर्व्ड पाथ एंड रिगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ. बट वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना बिटवीन टायर्स एंड द रोड, वो अपोज करता है इसकी टेंडेंसी को. तो देयरफॉर जब वही अपोज उसकी टेंडेंसी को करेगा, तो देयरफॉर इट इज दिस अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स देयरफॉर क्रिएट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्चुअली मूव्स इट अलोंग द सर्कुलर पाथ. ठीक है ना. तो मेरे जनरल में जो मैं कह रहा हूँ आपको कि एक्चुअली जब ये गाड़ी आपके सर्कुलर ट्रैक पे रहेगी, ये उसी टाइम तक उसके सर्कुलर ट्रैक पे, जब तक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो तक कम या तो बराबर होगा आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन के. जितना आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन वहाँ टायर्स और रोड्स के दरमियान है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, या तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए. वो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है ना, तब वो उस पर स्टे नहीं करेगी, तब वो इस रोड पे नहीं रहेगी. क्यों? बिकॉज वही फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, वही एक्चुअली इस फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी को खत्म करता है. क्योंकि ये गाड़ी जो है, इसकी टेंडेंसी रहती है कि सर्कुलर ट्रैक छोड़ के स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे, लेकिन अब वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ये करने नहीं देता, उसकी टेंडेंसी के खिलाफ काम करता है. तो देयरफॉर जब उसकी टेंडेंसी के खिलाफ काम करेगा, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे जनरेट करेगा. लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू उस फ्रिक्शनल फोर्स के या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना वो गाड़ी आपकी स्किड हो जाएगी, वो इस ट्रैक पे नहीं रहेगी. देयरफॉर दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देयरफॉर एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है ना. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लूँगा, एज द centripetal force is provided as the centripetal force is provided by the force of friction, force of friction, and the vehicle, which usually is a car. क्या लिखा मैंने, एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द व्हीकल विच यूजुअली कार कैन स्टे ऑन दैट रोड या ऑन दैट ट्रैक इफ द
centripetal force is less than or equal to the maximum force of friction. क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जैसे ही वो राउंड को ट्रेवल करता है, जैसे ही मूव करता है वो सर्कुलर ट्रैक में, जो व्हील्स ऑफ द व्हीकल है ना, उनके पास टेंडेंसी रहती है टू लीव द सर्कुलर पाथ टू रिगेन देयर ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन पाथ, बट इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड दैट ऑफ द रोड विच अपोजेज दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील्स. तो वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्चुअली एक्ट करता है अलॉन्ग टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे एक्चुअली बेटा क्या होता है, जनरेट होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r. तो देयरफॉर इट शुड बी लेस और इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यही कंडीशन जो मैंने आपको ऊपर लिखी, ये कंडीशन एक्चुअली ओ भी होने चाहिए, तब आपका ऑब्जेक्ट है ना इस लेवलर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, उस सर्कुलर पाथ को नेगोशिएट करेगा, चलेगा. ठीक है ना. तो एज v क्या है, v वेलोसिटी ऑफ द कार है, r क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है. तो ऑब्वियसली आपको पता है f क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो कोफिशिएंट एज म्यू किसके बराबर होता है, म्यू होता है बराबर बेटा आपके पास F/R. इट इज फ्रिक्शनल फोर्स बाय द नॉर्मल रिएक्शन. अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हो तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा. तो देयरफॉर म्यू किसके बराबर, सिंपली F किसके बराबर आएगा, अच्छा F निकालना है मुझे, F इज इक्वलेंट म्यू टाइम्स R. F इज इक्वलेंट म्यू किसके बराबर है, R किसके बराबर है, R इज इक्वलेंट mg. तो देयरफॉर इट इज म्यू mg. निकलाना है हमें यहाँ से R. ठीक है ना. तो वायर म्यू, या मैं इसको म्यू एस भी लिख सकता हूँ, विट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज वहां पे मैंने लिखा मैक्सिमम फ्रिक्शन. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन. और तो इसीलिए और मैं इस तरह लिख सकता हूँ यहाँ पे नीचे F इज इक्वलेंट म्यू एस एम जी. वाई, बिकॉज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है. ठीक है ना. तो दैट्स वाई हम इसको म्यू एस भी लिख सकते हैं, विच इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड. तो देयरफॉर हम इस इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट आपके पास बेटा क्या मिलेगी, इट इज mv² डिवाइड बाई r इज लेस और इक्वलेंट टू म्यू एस एम जी. ठीक है ना. और कट m तो गया, ठीक है ना. तो v² ट्रांसफर होगा, यहाँ पे r मल्टीप्लाई लगेगा, तो v² इज लेस और इक्वल टू म्यू एस आर जी. तो v क्या बनेगा, चूंकि बेटा v² ट्रांसफर होगा तो ये रूट बनेगा, तो देयरफॉर v इज इक्वलेंट नहीं लेस और इक्वलेंट टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी. ठीक है ना. तो देयरफॉर ये होगी आपकी वेलोसिटी विच इज लेस और इक्वल टू दिस, और देयरफॉर जो v मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी. अब ये कहता है कि ये जो वेलोसिटी इस बॉडी के पास होगी, या तो वो इससे कम होगी या इसके बराबर होगी. तो मैक्सिमम क्या होगी, जब इसके बराबर होगी. तो देयरफॉर दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू एस आर जी. दिस गिव्स अस द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच अ व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व. ठीक है ना. ये हमें मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, वो वेलोसिटी जो एक कार, जो एक व्हीकल को होनी चाहिए, तो वो आसानी के साथ उस सर्कुलर ट्रैक को पास कर सकती है. द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व विदाउट स्किडिंग के बगैर. ठीक है ना. इज दैट इज v इज इक्वलेंट म्यू आर जी, या सिंपली म्यू एस आर जी. तो इसका वैल्यू का v, इस वेलोसिटी का वैल्यू जो बेटा वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, आप इस कर्व का, कर्व्ड रोड के रेडियस पे. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है बिटवीन टायर्स एंड रोड. तो क्लियरली आप देख सकते हो म्यू दिस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है ना. तो देयरफॉर ये जो कार है, द कार कैन नेगोशिएट द फ्लैट रोड, फ्लैट सर्कुलर पाथ विथ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस. ठीक है ना. इफ द स्पीड ऑफ कार एक्सीड्स दिस, रिमेंबर, अगर अब कार का स्पीड अगर इस वैल्यू से ज्यादा, यानी प्रोवाइडिंग म्यू को वैल्यू, जब आप देखो आर आप देखना है कितना है, जी आपको ऑलरेडी पता है, म्यू आपने देखना है कितना है, तो एक वैल्यू निकलेगा आपको. तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू जब आपको यहाँ पे निकलेगा, उस मैक्सिमम वैल्यू से गाड़ी आप एक सर्कुलर ट्रैक पे घुमा सकते हो. तो जब आप इस वैल्यू से गाड़ी को घुमा सकते हो तो गाड़ी आसानी के साथ उस पर घूमेगी. लेकिन अगर आपने वैल्यू इससे थोड़ा सा इंक्रीज किया तो देयरफॉर तब बेटा आपकी गाड़ी जो स्किड ऑफ हो जाएगी. क्यों स्किड ऑफ हो जाएगी, बिकॉज तब force of friction is not sufficient to provide a necessary centripetal force which is required by the car to negotiate the curved road. Hence car will skid and go off the road. यानी कि जनरल में आपको ये बताऊं, ये इक्वेशन हमने निकाली, ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपकी जो कार, जो भी हमने देखी थी, ये कार इस सर्कुलर ट्रैक को पास कर रही है, तो किसी स्पीड से ये सर्कुलर ट्रैक को आसानी के साथ पास करेगी. ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड से
कार इस सर्कुलर ट्रैक को नेगोशिएट कर इसमें जा सकती है। लेकिन अगर इस स्पीड से थोड़ा सा भी ऊपर इसकी स्पीड हो गई तो ये एक्चुअली तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को परफेक्टली प्रोवाइड नहीं करना प्रोवाइड करेगा जितना ज़रूरत थी इस गाड़ी को। तो वैसे जब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बचा नहीं तो ये सीधा स्किड ऑफ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगी, स्किड ऑफ हो जाएगी, तो सीधा एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देयरफॉर कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए फॉर नेगोशिएटिंग दिस कर्व पार्ट। तो देयरफॉर उसी के बेस पे, उसी की बुनियाद पे ये देखा गया, चूंकि इसका वैल्यू जो है ना वो कम ही रहता है आमतौर पर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज फाउंड दैट कि तब अगर जो कर्व ट्रैक, हमारे पास तो बहुत सारा कर्व, स्ट्रॉन्ग कर्व्स, ब्लाइंड कर्व्स होती है, तो इन कर्व्स पे तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा हमें। तो कहीं कभार गाड़ियां तेज चलती हैं तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है। देयरफॉर उसी के बेस पे बाद में बैंकिंग की गई। ये कॉन्सेप्ट है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।